नमस्कार साथियों, GLCIAS के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 1500 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग 3 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, आज ये उसका चौथा वीडियो है। और इसी के साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि GLC के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज है जो स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है और साथ ही सामान्य प्रबंधन, विज्ञान और करंट अफेयर के MCQ के वीडियोस भी आप लोगों को यहाँ अवेलेबल होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इसका लाभ लीजिए। अब आते हैं अपने 1500 क्वेश्चन की सीरीज पर। तो आज है हमारा 101 वाला क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। मैकग्रेगर का एक्स तथा वाई सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, मैकग्रेगर का एक्स तथा वाई सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है तो ध्यान रखिएगा। एक्स सिद्धांत दिया था उसमें मैकग्रेगर ने बताया था कि श्रमिकों को जो है सिर्फ श्रमिक ही माना जाता था, मतलब उनकी मानवीय व्यवहारों को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और उन्हें सिर्फ श्रमिक माना जाता था। ये किस सिद्धांत में कहा गया है? एक्स सिद्धांत में। और वाई सिद्धांत में उन्होंने कहा कि वाई सिद्धांत में कि जो श्रमिक है उनको सिर्फ श्रमिक नहीं माना जाने लगा, उनके मानव अधिकारों को भी जो है इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, जिससे उनको और भी मोटिवेशन मिलता था काम करने के लिए। तो एक्स और वाई सिद्धांत ये दोनों बिल्कुल एक दूसरों के अपोजिट हैं और किस चीज से संबंधित है? ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया ये अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत? ब्रूम महोदय ने। क्या कहा इन्होंने प्रत्याशा के सिद्धांत में? कि इन्होंने कहा कि आपको कोई भी काम करने के लिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका मनोयोग होना चाहिए पूर्ण रूप से। जैसे मैं आप लोगों के लिए 1500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं इसको बस मेरी फॉर्मेलिटी के हिसाब से आऊं और पढ़ा के चली जाऊं। मुझे इस काम को पूरे मनोयोग से, पूरे दिल से करना होगा, तभी इसके अंदर क्या है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी आएगी। पहली चीज, पूरा काम मनोयोग से हो। दूसरी चीज क्या बताई गई इसमें कि जो भी काम आपने शुरू किया है उस काम को आपको पूर्ण करना है। जैसे मैंने ये सीरीज शुरू करी तो मेरा ये ड्यूटी है या कर्तव्य है कि मैं इस सीरीज को खत्म भी करूं। और तीसरी चीज इस सिद्धांत में इन्होंने बताई कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आपको प्रतिफल भी मिलना चाहिए, उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। रिटर्न कैसे? जैसे मैंने पूरे काम मनोयोग से शुरू कर दिया, अब मैं इस सीरीज को खत्म भी कर दूंगी और खत्म करने के बाद मुझे आप लोगों से रिटर्न मिलना चाहिए। किस रूप में? कि भाई आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी ये सारा रिटर्न मुझे आप लोगों से मिलेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस काम को और अच्छे से करूं। तो ये सारी बातें किसने बताई? ब्रूम महोदय ने। कौन से सिद्धांत में बताई? अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत में। ध्यान रखना है, प्रत्याशा सिद्धांत का संबंध अभिप्रेरणा से किसने दिया? ब्रूम महोदय ने दिया। अगला प्रश्न, मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवर्स से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? चलना। जैसे कल हमने बजट शब्द का देखा था कि बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुगेट से लिया गया है, जिसका मतलब क्या था? चमड़े का थैला। ठीक उसी प्रकार मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवर्स से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है? चलना। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है। तो क्यों कहा गया है स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को? क्यों? क्योंकि देखो, हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो जब हम उस चीज को दिल से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, हमारा इनर मोटिवेशन बोल रहा है कि हमें उस चीज को सीखना चाहिए। तो जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो किसी भी चीज को हम आसानी से और जल्दी से सीख जाते हैं। और जब हमारी इच्छा नहीं है, हम मोटिवेटेड नहीं है, तो हम उस चीज को करना पसंद नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर हम मोटिवेटेड है तो हम किसी भी काम को जल्दी से सीख जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन को क्या कहा गया है? सीखने का स्वर्ण पथ। अगला प्रश्न, WACC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फुल फॉर्म आपको हल्का हल्का दिमाग में ध्यान रखना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला देखिए, शेयर्स के लेन देन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। तो हर चीज पर कोई ना कोई टैक्स लगता है। आपकी इनकम हो रही है तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार
अगर आप शेयर्स का लेन देन कर रहे हैं तो वहां पर आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और कल हमने देखा था कि डीमैट अकाउंट का संबंध किससे है? तो डीमैट अकाउंट का संबंध किससे था? सिक्योरिटीज के लेन देन से या शेयर्स के लेन देन से। और इस पर कौन सा टैक्स लगेगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो कौन सा है सर्वोत्तम माध्यम? चेक। अब सबसे सर्वोत्तम माध्यम चेक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि देखिए, मान लो आपने किसी को चेक इशू किया और वो चेक जो है घूम गया, ठीक है, तो जो चेक घूम गया तो कोई भी पर्सन आकर बैंक में आके बोल सकता है कि इस चेक को कैंसिल किया जाए क्योंकि ये चेक घूम गया है, तो अमाउंट सिक्योर हो गया। मान लो आपको किसी ने चेक दिया और आप जब चेक लेके बैंक में गए पैसा निकालने के लिए और उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो फिर आप बोलोगे कि कैसे हुआ ये सबसे अच्छा माध्यम। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, हम न्यायालय में जा सकते हैं उस चेक के लिए कि भैया हमारे पास चेक है और इसका जो अमाउंट बैंक में नहीं है, तो हम न्यायालय प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो सबसे सर्वोत्तम माध्यम है चेक का, वो कौन सा है? जो भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम है कौन सा है? चेक है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी आप लोग देखते ही हैं कितनी बार पेमेंट अटक जाता है, कभी आता ही नहीं है, कोई लोग किस लिए परेशान होते हैं, और तो इसलिए वो भी सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर क्या है? चेक है। अगला देखिए, भारत में लेखांकन और अंकेक्षण की नियामक संस्था कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। और स्थापना कब हुई इसकी? 1949 में। तो देखिए, हर चीज की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, एक नियामक संस्था होती है, जैसे कि सिक्योरिटीज, स्टॉक, शेयर मार्केट, इन सभी चीज के लिए सेबी है। वैसे ही लेखांकन और अंकेक्षण के लिए नियामक संस्था कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। और स्थापना कब हुई इसकी? 1949 में। अगला देखिए क्वेश्चन, KYC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? तो KYC हम सुनते तो बहुत है कि इसका KYC करवाया, उसका KYC कराया, हमको आज KYC करवाना है, KYC नहीं करवाया तो आपका जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपका पेटीएम पे अकाउंट नहीं खुलेगा या जो फोन पे उस पे अकाउंट नहीं खुलेगा। तो KYC होता क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है KYC का? नो यूर कस्टमर। क्योंकि अगर आप अपने ग्राहक को ही नहीं जानते तो कभी भी कोई भी चीज, गलत चीज हो सकती है वहां पर, तो पहले कस्टमर को जानना जरूरी है, इसलिए KYC करवाना जरूरी होता है। और KYC का फुल फॉर्म नो यूर कस्टमर। अगला देखिए, प्रबंधन के 5M, जैसे कि हमने प्रबंधन के 4P पढ़े थे कि 4P लूथर गुलिक ने दिए थे, कौन कौन से थे वो? पर्सन, पर्पस, प्लेस और प्रोग्रेस। उसी प्रकार से जो ये प्रबंधन के 5M है, उसमें कौन सी चीजें आती है? मेन, क्योंकि मानव का तो होना बहुत ही जरूरी है, मानव नहीं होगा तो प्रबंधन का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो क्या हो गया? पहला हो गया मेन, दूसरा हो गया मशीन, क्योंकि प्रबंधन किसमें जरूरी होता है? प्रबंधन हमें व्यवसाय के लिए प्रबंधन करते हैं, मतलब खास तौर पर, वैसे प्रबंधन हर चीज के लिए होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो व्यवसाय की अवधारणा को लेकर पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय में मशीनें होती है, तो पहला दूसरा हो गया मशीन, उसके अलावा मेथड है ना, मटेरियल और मनी। तो 5M कौन कौन से हो गए प्रबंधन के? मेन, मशीन, मेथड्स, मटेरियल एंड मनी। अगला देखिए प्रश्न, प्रबंधन के शास्त्रीय सिद्धांत को यंत्रवत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किस सिद्धांत को यंत्रवत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? शास्त्रीय सिद्धांत को। और इसे यंत्रवत सिद्धांत क्यों कहा गया? यंत्र मतलब क्या होता है? मशीन होता है एक तरह से। तो पहले जो क्लासिकल अवधारणा या शास्त्रीय अवधारणा जो थी प्रबंधन की, वो क्या है कि मानवीय व्यवहारों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मतलब उनका ऐसा था कि इंसान को रेस्ट मिले या ना मिले, उसको 8 घंटे बराबर काम करवाना है, मतलब करवाना, फिर भले उसको लंच का समय हम ना दे, चल जाएगा। तो वो मानवीय व्यवहारों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। और तो इस हिसाब से मानव को क्या मान लिया गया था? एक तरह से मशीन ही हो गया, मशीन की तरह ही काम कर रहा है मानव, क्योंकि उसको रेस्ट भी नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो इसलिए जो शास्त्रीय सिद्धांत था उसे हम क्या कहते हैं? और यंत्रवत सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि अब मानव व्यवहारों के ऊपर बहुत ही अधिक ध्यान दिया जाता है और आजकल हर जगह पर HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या मानव संसाधन डिपार्टमेंट की स्थापना भी हर व्यवसाय में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है?
सीधी सी बात है, कौन बढ़ाता है? प्रशिक्षण बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाएगा? जैसे कि समझिए, आपका पटवारी में सिलेक्शन हो गया और आपकी फर्स्ट रैंक आई है, जो भी रैंक आई हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया है। अब सिलेक्शन हो गया है तो आपको क्या वो डायरेक्ट फील्ड वर्क में भेज देंगे क्या? नहीं भेजेंगे। पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, पहले आपको वो प्रशिक्षित करेंगे, आपको सिखाएंगे कि जरीब क्या होता है, फीता क्या होता है, खसरा खतौनी क्या होता है, कैसे जो है नपती की जाती है, स्केल क्या होता है, कौन कौन सी मापन की इकाइयां हैं। पहले इन सभी चीजों से आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो पहले आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी या प्रशिक्षण होगा, और वो प्रशिक्षण आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जो कार्य है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कौशल और क्षमताओं का विकास हो जाएगा। तो कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? प्रशिक्षण बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखिए, मार्केटिंग मायोपिया की अवधारणा किसने दी? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मार्केटिंग मायोपिया, क्योंकि मायोपिया वर्ड तो आपने साइंस में देखा होगा। उसके अलावा भैया अब ये प्रबंधन में कहाँ से आ गया मायोपिया? तो मायोपिया का अर्थ क्या होता है? हमने साइंस में देखा कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। उसमें क्या होता है, हमको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से इसका मतलब है कि मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, दूर की चीजों को हम नहीं देखते हैं और हम क्या करते हैं, तत्कालिक चीजों को ही या तत्कालिक लाभ पर ही ध्यान देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से कहा कि देखिए जो हमने एक कोर्स बनाया है, इसमें आपके टोटल 20 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा, इसमें 20 FLT आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा है और आप ले लीजिए। आप भी सोचेंगे कि हाँ यार चलो ठीक है, 20 रुपए में ही तो मिल रहा है, और 20 रुपए तो क्या है, हम ऐसे ही जाके कचौरी वचौरी खा लेते, चाय पी लेते, तो 20 रुपए में कोर्स खरीद लेते हैं, 20 टेस्ट मिल जाएंगे हम लोगों को। लेकिन फिर जब आपने वो टेस्ट लगाए लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिला, आपको ऐसा लगा कि ये व्यर्थ ही गए ये 20 रुपए, तो आप क्या करेंगे? अब अगली बार GLC कोई भी कोर्स लेकर आएगा तो आप उसको नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको यहाँ धोखा मिल गया है ना, तो आप अगली बार नहीं खरीदोगे। तो ये होता है मार्केटिंग मायोपिया, कि आपको दूर की चीजों को लेकर चलना पड़ता है। आप अभी एक ऐसा कोर्स दो, जैसे कि अभी मैं 1500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूं, मैं इसको आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी तो आपका ट्रस्ट बनेगा, और अगली बार वापस हम कुछ भी कंटेंट देंगे तो आपका ट्रस्ट आएगा और आप सोचोगे नहीं, इसको हमको यूज करना चाहिए। तो ठीक, ये मार्केटिंग मायोपिया क्या बोलता है? दूरदृष्टि, मतलब दूरदर्शिता लाता है, कि आप अभी के लाभ को मत देखिए, आप जो है फ्यूचर की चीजों को भी ध्यान में रखकर काम करिए। तो किसने दिया ये अवधारणा? थियोडोर लेविट ने दी। किसने दी? थियोडोर लेविट। क्या किया इन्होंने? मार्केटिंग मायोपिया की अवधारणा दी। अगला प्रश्न, इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट पुस्तक? मिल्टन ब्राउन ने। किसने दी इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट पुस्तक? के लेखक कौन है? मिल्टन ब्राउन। अगला प्रश्न देखिए, देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये? ट्रेड वेंचर्स। और देशों का समूह जैसे कि आसियान हो गया, ओपेक हो गया, है ना, इस तरह से जो समूह है, उन देशों के समूह के साथ हम व्यापार करने की जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर्स कहते हैं। अगला, EDI। EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, उद्यमिता ना एक कला है और ना एक विज्ञान है, यह एक व्यवहार है, इसका आधार ज्ञान है। कितना बढ़िया सुंदर कथन किसने कहा? पीटर ड्रकर महोदय ने। क्या कहा? उद्यमिता ना ही एक कला है और ना ही एक विज्ञान है, ये क्या है? ये एक व्यवहार है जिसका आधार क्या है? ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि जो भी इंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता है वो कोई कला भी नहीं है, कोई विज्ञान भी नहीं है, वो व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, किसने कहा? पीटर ड्रकर ने। अगला प्रश्न देखिए, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक पद्धति है। और क्या होता है दोहरा लेखा? अब इसमें कहा गया है दोहरा लेखा मतलब किसी चीज को डबल बार लिखा जा रहा है। यहाँ पर डबल बार कैसे लिखा जा रहा है? कोई भी चीज है उसको हम एक बार डेबिट में एंटर करेंगे और एक बार क्रेडिट में। जैसे आप लोगों ने कोर्स खरीदा, तो ठीक है, आप लोगों के पास कोर्स आ गया और हमारे पास पैसे आ गए क्योंकि आपने पे किया और आपको कोर्स मिला।
तो आपने जो पे किया तो हमारे पास पैसा आया, मतलब हमारे पास पैसा क्रेडिट हुआ, तो हम हमारे जो दो चीजें बनेगी, एक क्रेडिट अकाउंट बनेगा, एक डेबिट अकाउंट। तो हमारे पास पैसा आ गया तो हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया कि भाई ये जो 50 रुपए आए तो 50 रुपए क्रेडिट हुए, और हमसे कुछ गया भी तो है। अब हमारे इधर से क्या गया, हमारा एक कोर्स चला गया आपके पास, तो हमारी यहाँ से कोई चीज चली गई मतलब वो डेबिट हो गई, तो हमारा एक कोर्स डेबिट हो गया, तो हम एक कोर्स को लिखेंगे कहाँ, डेबिट में। तो इसी चीज की दो जगह एंट्री हुई। एंट्री कैसे हुई, एक क्रेडिट में क्योंकि हमारे पास पैसा आया, और एक डेबिट में क्योंकि हमारे यहाँ से कोर्स चला गया, तो दो जगह एंट्री हुई। इसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। और इसके आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारक है लुकास पेसियोली। और ये कैसी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। अगला प्रश्न देखिए, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये, उत्पाद मद। इसको ऐसे समझिए, आप जूस की दुकान पे गए, अब वहां पर आप जूस पीने के लिए बैठे, लेकिन आपको टेबल पर एक मेन्यू की किताब दिखी जिसमें लिखा हुआ है कि बनाना शेक 20 रुपये, पपीता शेक 40 रुपये, जो भी पूरी एक मेन्यू है उसमें लिस्ट में सभी लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक विशिष्ट प्रोडक्ट, उनके लिए तो वो जूस क्या है, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्राइस लिख रखा है, वही कहलाता है उत्पाद मद। ठीक है, तो विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में जो भी विवरण दिया गया है वो क्या कहलाता है, उत्पाद मद कहलाता है। अगला प्रश्न, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है, तो सीधी सी बात है संगठन का। अगर संगठन नहीं होगा तो नियोजन के जो लक्ष्य है वो प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे, तो संगठन का होना तो बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, मैंने आप लोगों से कहा कि हमारा ये कोर्स है, आपको कोर्स बिकवाना है, और पर कोर्स पे आपको जो जैसे आपने एक कोर्स बिकवाया, किसी को सेल किया, तो आपको मैं 20 रुपए दूंगी, तो वो 20 रुपए क्या हो गए, कमीशन हो गए। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो बीच में एक ब्रोकर होता है, तो मान लो हमने हमारी प्रॉपर्टी जो है जितने भी रुपए में सेल करी, तो उसका कुछ हिस्सा हम ब्रोकर को देते हैं क्योंकि उन्होंने सेल करवाई है, तो जो हिस्सा हम ब्रोकर को देख रहे हैं वो हिस्सा क्या कहलाएगा, कमीशन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण देती हूँ। जैसे आप GLC IAS कोचिंग जो है वहां से गुजर रहे हैं और आपने वहां पर एक बोर्ड देखा, क्या देखा उस बोर्ड में आपने, कि कुल 100 विद्यार्थी जो है मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में चयनित हुए सिर्फ GLC संस्थान से। जैसे आप वो बोर्ड देखोगे तो आपके मन में क्या आएगा कि अरे वाह, 100 बच्चे यहाँ से चयनित हुए हैं तो हमें भी यहाँ पर जाना चाहिए और यहाँ पर पढ़ना चाहिए, और हजारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे तो हमें भी जाना चाहिए। अपने मध्य प्रदेश में क्या है, भेड़ चाल तो लोग करते ही है कि सब वहां जा रहे हैं तो अपन भी वहां चले जाएं। तो खैर वो बात अलग है। आप ये ध्यान रखिए कि आपने जैसे ही बोर्ड पे देखा कि 100 बच्चे यहाँ से चयनित हुए पटवारी में, तो आपका भी मोटिवेशन आएगा, आपका मन करेगा कि यार इतने लोग बने तो हम क्यों नहीं बन सकते, और फिर आप क्या करेंगे, आएंगे, एडमिशन लेंगे और पढ़ने लग जाएंगे। तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका उस बोर्ड से ध्यान आकर्षण हुआ। ठीक है, तो ध्यान आकर्षण की कला जो व्यक्ति को किसी कार्य करने की इच्छा पैदा करती है क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी, अगला दिन। जैसे कि आज आपको कहीं पेमेंट देना था लेकिन आज संडे है, संडे या फिर मान लो कोई यूनिवर्सल अवकाश है या अपने नेशनल अवकाश है, जैसे कि 26 जनवरी आ गया, ऐसा कुछ आ गया तो उस दिन अवकाश है, गांधी जयंती अवकाश है, तो फिर अगली देय तिथि क्या होगी, अगला दिन, तो वो डेट जो है अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगी। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा है, तो सीधी सी बात है, अब अपनी इच्छा से काम हो रहा है तो वो क्या है, सकारात्मक प्रेरणा। और आप किसी को डांट के जबरदस्ती धक्का दे दे के काम करवा रहे कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो वो कैसी होगी, नकारात्मक प्रेरणा। अगला प्रश्न देखिए, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के
किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना है, तो इस प्रक्रिया ये प्रक्रिया जो है किस चीज का हिस्सा है? तो ये विपणन प्रक्रिया का हिस्सा है। कैसे? जैसे कि आप लोगों का पटवारी एग्जाम में चयन हुआ और आप लोगों को जीएलसी पर बुलाया जाता है कि आप आइए और लोगों को मार्गदर्शन दीजिए, बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। तो ये किस चीज का हिस्सा हो गया? ये मार्केटिंग का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंपनी में एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों के अलग अलग जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है? मार्केटिंग के लिए होती है ना। अगला प्रश्न, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे से ऊपर की ओर। और अगला ही प्रश्न देखिए, औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? तो ऊपर से नीचे की ओर। इसको ऐसे समझिए, औपचारिक संगठन जैसे कि अपना एक व्यवसाय है, उसमें सबसे ऊपर वाली किसी की हेड पोस्ट, कोई सीईओ है उसकी सबसे हेड पोस्ट हुई, और उसके बाद उसके अंडर में प्लानिंग इंचार्ज है और प्रोडक्शन इंचार्ज है, उनके अंडर में भी बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? ऐसा तो है नहीं कि छोटा जो अधिकारी है वो बड़े अधिकारी को ऑर्डर देगा, ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना। जो सबसे बड़ा सीईओ है वो ऑर्डर देगा विभागीय कर्मचारियों को, फिर वो अपने नीचे वाले कर्मचारियों को ऑर्डर देंगे। तो यहाँ सत्ता कैसे आ रही है? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव कैसे रहता है? ऊपर से नीचे की ओर। और अनौपचारिक में कैसा होता है? इसका उल्टा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अगला प्रश्न, सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोजन। मतलब सत्ता को एक जगह केंद्रित नहीं रखा जाता है, इसका हस्तांतरण किया जाता है। और जब हस्तांतरण करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सत्ता का प्रत्यायोजन। जैसे मैंने आज ये सीरीज शुरू करी है और मान लो मुझे कल कहीं काम आ जाता है और मैं चली जाती हूँ, तो मैं इस सीरीज को रोकूंगी नहीं, मैं ये जिम्मेदारी किसी और को देकर जाऊंगी कि आप आज ये क्लास लीजिएगा। तो मैंने मेरी शक्ति किसी और को दी, तो वो क्या कहलाएगा? सत्ता का प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न, जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य नहीं है। जब कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको बॉन्ड के ऊपर ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अनिवार्य नहीं है। लेकिन कब? जब कंपनी लॉस में चल रही है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तब तो भुगतान करना पड़ेगा ब्याज पर। अगला देखिए, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो ये किस प्रकार की समिति है? एक नियंत्रक समिति है। नियंत्रक कैसे? क्योंकि इसका काम क्या होता है? जैसे कि सीएजी का मैंने कल आपको वर्क बताया था कि वो अंकेक्षण करते हैं। उन्होंने अंकेक्षण किया, उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी। अब उस रिपोर्ट की भी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का काम कैसा हो गया? नियंत्रक का काम हो गया। ठीक है, अगला देखिए, और लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? ये इसे एक पेशा बनाता है। अगला प्रश्न, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किसमें लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है तुलन पत्र में। इसको कहते हैं बैलेंस शीट, है ना। तो बैलेंस शीट में जितनी भी हमारे असेट्स हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज है, असेट्स और लाइबिलिटीज, इन दोनों चीजों को हम कहां पर मेंशन करते हैं? बैलेंस शीट में या तुलन पत्र में। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें और क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी प्रबंधक। ये क्वेश्चन हम 1-2 दिन पहले पुराने वीडियो में भी देख चुके थे, जिसमें मैंने आपको तीनों स्तर बताए थे फ्लो चार्ट के हिसाब से, कि सबसे ऊपर जो उच्च स्तर होता है उसमें कौन कौन से पद आते हैं, बीच वाले जो मध्य स्तर है उसमें विभागीय स्तर के कर्मचारी आते हैं, और जो सबसे तीसरा स्तर होता है या निम्न स्तर, उसमें कौन आता है? पर्यवेक्षिक प्रबंधक आते हैं। और इनको और क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं प्रथम श्रेणी प्रबंधक। अचानक से किया गया परीक्षण किसका रूप है? तो किसका रूप है वो? नियंत्रण का। जब आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक से आपके बड़े सीनियर या ऑफिसर चेक करने के लिए आ गए हैं, तो क्या है वो? नियंत्रण का हिस्सा है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रत्यादेश।
यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये किसका काम है? ये नियंत्रक का काम है भाई, जो आपका कंट्रोल कर रहा है। तो वो देखने आएगा कि कार्य जैसा हमने बोला वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेक करने आया। तो वो चेक करना क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। तो ये क्या हो गया? नियंत्रक का कार्य हो गया। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। जब हम व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करने लग जाते तो वो क्या हो जाता है? ई कॉमर्स हो जाता है। TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है TQM, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान ही रखिएगा आप लोग। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो कौन सा प्रभावित करता है? मांग प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की अभी पटवारी के एग्जाम में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की आ रही है? अभी सामान्य प्रबंधन की आ रही है, क्योंकि ये नया नया सब्जेक्ट जुड़ा है। तो अब इसकी प्रबंधन आ रही है तो हम लोग अब प्रबंधन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस चीज की मांग अधिक होती है तो उस चीज की प्राइस भी क्या होती है? बढ़ जाती है, और मांग कम है तो प्राइस भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। ये कथन किसका है? थियो हेमन का। तो देखो, अब कोई भी व्यवसाय है, वहां पर जो भी प्रबंधन, जो भी मैनेजमेंट है वो सब चल रहा है, और उस मैनेजमेंट में जो संचार या कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है अगर वो बहुत धीमी गति से चल रही है तो वहां पर कुशल रूप से काम नहीं हो पाएगा। और जो कम्युनिकेशन या संचार की प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से हो रही है, फास्ट हो रही है, तो फिर वहां पर क्या होगा? जो प्रबंधकीय कार्य है वो सफलता से हो जाएंगे। तो प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, किसने कहा? थियो हेमन ने कहा। ख्याति क्या है? ये एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। ख्याति जैसे कि एक तरह से प्रतिष्ठा, जैसे कि आप गूगल को देख लीजिए। ठीक है, गूगल की अपनी एक ख्याति है, मतलब गुडविल है, उनकी अपनी एक गुडविल है। तो क्या उनकी वो जो प्रतिष्ठा है उसको हम देख थोड़ी सकते क्या? लेकिन है तो है, उनकी एक अलग ही वैल्यू, अलग ही नाम चलता है गूगल का। तो वो जो अलग ही उनको नाम चलता है, अलग ही रेस्पेक्ट है, वो क्या कहलाएगी? गूगल की ख्याति। अब वो दिख तो नहीं रही है हमें, तो वो क्या हो गई? एक अमूर्त संपत्ति हो गई। और स्थायी कैसे? अब गूगल को कोई रोक थोड़ी, मतलब अब गूगल की जो रेस्पेक्ट बन गई है वो बन गई है, अब वो डाउन थोड़ी है, उसको किया जा सकता क्या? तो वो क्या हो गई? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति हो गई, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते इसलिए वो क्या हो गई? अमूर्त संपत्ति हो गई। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो भी मार्केटिंग वाली चीजें हो रही है वो किस लिए हो रही है? ग्राहक के लिए हो रही है, कि ग्राहक आए, ग्राहक आए। तो जो मार्केटिंग है उसका मुख्य बिंदु कौन होता है? ग्राहक होता है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए। अगर सभी लोग प्रशिक्षित होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे तो संगठन का विकास होगा। तो प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? संगठन के विकास के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, नीति निर्धारण किसका कार्य है? तो नीति निर्धारित कौन करता है? उच्च स्तर के प्रबंधक। हमने 3 स्तर देखे थे, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च स्तर के प्रबंधक में आते हैं CEO, MD, डायरेक्टर, ये सभी, और इनका काम क्या होता है? नीति निर्धारण करना। और नीति को लागू कौन करवाता है? मध्य स्तर के प्रबंधक, जैसे कि विभागीय स्तर के लोग हो गए, जैसे कि क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक। ठीक है, तो निर्धारित कौन करते हैं? उच्च स्तर वाले, और लागू कौन करवाते हैं? मध्य स्तर वाले। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? तो ये कैसी है? जन्मजात प्रतिभा व अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। जैसे कि धीरूभाई अंबानी है, उनके 2 बेटे हैं। ठीक है, आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी। तो धीरूभाई अंबानी जी ने जो बिजनेस खोला, अपने स्तर पर उन्होंने एक बिजनेस खोला। अब उनकी जो संतानें हुई उन्होंने भी उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया। तो उनकी जो संतानें हैं, जो अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी, तो उनके अंदर वो प्रतिभा कैसी है? उनके अंदर कैसी है? वो
जन्मजात प्रतिभा है क्योंकि उन्हें जन्म से मिली। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी, उनके पिताजी क्या थे, किसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यवसाय को खोला। तो उनके अंदर जो प्रतिभा है वो कैसी है, अर्जित, क्योंकि उन्होंने पैदा होने के बाद उसको ग्रहण किया। तो धीरू भाई अंबानी जी के अंदर कौन सी होगी, अर्जित प्रतिभा। और उनके बेटों को वैसा वैसा व्यवसाय मिल गया, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, तो बेटों के अंदर कौन सी हो गई, अर्जित, वो जन्मजात प्रतिभा हो गई। ठीक है, अगला देखिए, प्रबंधन में मानसिक क्रांति का वर्णन किसने किया। तो मानसिक क्रांति शब्द को किसने बताया, टेलर महोदय ने बताया। और मानसिक क्रांति का अर्थ क्या है, दृष्टिकोण में परिवर्तन, जो भी हमारी सोच है उसमें बदलाव लाना क्या कहलाता है, मानसिक क्रांति। जैसे कि पहले श्रमिकों के मानवीय व्यवहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दिया जाता है, तो ये क्या है, सोच में परिवर्तन हुआ, इसे कहेंगे हम मानसिक क्रांति। और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, कौन सा प्रशिक्षण कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। तो समस्या को निपटाना है तो कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए समस्या समाधान प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ठीक है, आज की इस सीरीज में हमने टोटल जो भी क्वेश्चन देखे हैं वो खत्म हो चुके हैं। और ये देखिए, ये हमारा GLC का ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, MPPSC को लेकर भी मिल जाएंगे, पटवारी वाले कोर्स भी मिल जाएंगे, इसके अलावा अदर वनडे एग्जाम के कोर्सेज भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जाइए और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।